नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का विषय हमारा मोहम्मद इकबाल के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं उनको समझना। इनको अल्लामा इकबाल के नाम से भी हम जानते हैं। अल्लामा का अर्थ होता है विद्वान, तो इनको अल्लामा इकबाल के नाम से हम जानते हैं, यानी विद्वान इकबाल। इनके जो पूर्वज थे वो कश्मीरी ब्राह्मण थे और इनका जन्म होता है सियालकोट पंजाब में। इनका जन्म होता है 1873 में इनका जन्म होता है। इनका जब हम प्रारंभिक विचार देखते हैं 20वीं सेंचुरी का, जब प्रारंभिक विचार हम देखते हैं 1900 के आसपास का, तो प्रारंभ में वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। एक समय के बाद में इनके विचारों में हमें कंजर्वेटिज्म हमें देखने को मिलता है, रूढ़िवादिता भी हमें देखने को मिलता है। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे प्रारंभ में, सारे लिख लीजिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो प्रारंभ में इस प्रकार से वो बात करते थे और इसको पढ़ लीजिए आप। और एक फेमस ये भी इनका, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी यानी हिंदी का अर्थ होता है जो भौगोलिक प्रदेश था पूरा पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और भारत का जो भौगोलिक प्रदेश है उसको हिंदी कहा जाता था। तो शुरुआत में वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं और शुरुआत में वो एक सेकुलर के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए कहते हैं मजहब हमें नहीं सिखाता किसी से बैर रखना, मजहब हमें अच्छी बातें सिखाता है, प्रेम सिखाता है, नैतिकता की बात हमें मजहब सिखाता है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये पढ़ लीजिए आप। तो इनके जो प्रारंभिक जो इनकी कविताएं हम देखते हैं तो उनमें हमें हिंदुस्तान एक नज़र आता है, हिंदी नज़र आता है उस समय, और हिंदू मुसलमान की जो एकता है वो हमें दिखाई देती है। ये जो कविता है ये प्रकाशित हुई थी 1904 में। ये जो कविता ऊपर है जो ये प्रकाशित हुई थी, एक साप्ताहिक पत्रिका है जिसका नाम इत्तेहाद है, इसमें सबसे पहले प्रकाशित होती है। इसी को बाद में अलग नाम दे दिया जाता है। इनका जो संग्रह होता है इकबाल के जो कविताओं का संग्रह है उसको हम तराना ए हिंदी शीर्षक के रूप में भी जानते हैं। तो इनको नाम याद रखना आपको, तराना ए हिंदी, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभिक में इत्तेहाद नामक एक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित होते हैं और उसके बाद में तराना ए हिंदी में इनको शामिल कर लिया जाता है। तो प्रारंभिक विचार हो गया कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें हो रही है, सभी एक है, सभी समान है। हिंदू जो धर्म होता है हमें अच्छी बातें सिखाता है, प्रेम की बातें, परस्पर सभी समान है, ये बातें सिखाता है। लेकिन इनके विचारों में परिवर्तन आना शुरू होता है जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाते हैं। 1905 के आसपास वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जाते हैं ब्रिटेन, और उसके बाद में म्यूनिक विश्वविद्यालय जर्मनी जाते हैं। तो वहाँ से इनके विचारों में हमें कुछ नया दिखाई देता है। और इसी समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है जिसका समर्थन अल्लामा इकबाल के द्वारा भी किया जाता है। हालांकि इस समय वो वहाँ पर रहते हैं लेकिन इनका समर्थन इनको मिलता है मुस्लिम लीग को। 1908 के आसपास वापस लाहौर आते हैं और इनके विचारों में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। जहाँ पर बात कर रहे थे तराना ए हिंद की, और वहीं पर अब बात करेंगे वो तराना ए मिल्ली की। तराना ए मिल्ली, तो ये बुक क्या एक संकलन है, इनका कविताओं का संकलन है तराना ए मिल्ली के रूप में। 1910 में पब्लिश होता है। ये तराना ए मिल्ली लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। ये मोहम्मद इकबाल हो गए। तो तराना ए मिल्ली मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई एक उर्दू शायरी है जिसमें उन्होंने नस्ली राष्ट्रवाद के बजाय मुसलमानों को बतौर मुस्लिम के रहने और इस पर गर्व होने का प्रदर्शन भी किया। उनकी यह कविता तराना ए हिंद, जहाँ पर वो बात कर रहे थे समानता की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे,
तो इसके जवाब में इन्होंने ये बुक लिखती है और इनके दृष्टिकोण में हमें बदलाव भी देखने को मिलता है, और वो बात करते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत की। तो इनके जो वैचारिक आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं 1910 के आसपास, इनके विचारों में एक कंजर्वेटिज्म हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वो तराना ए मिल्ली की बात शुरू कर देते हैं, जिसमें वो कहते हैं चीन और अरब हमारा हिंदुस्तान है, हमारा तौहीद की हमारे सीनों में है, हमारे दुनिया की बुतकदों में पहले वह घर खुदा का। यानी जो मिडिल ईस्ट है पूरा वो हमारा है, जितना भी हिंदुस्तान है वो भी हमारा है। तो बात करते हैं एक मुसलमान स्टेट की बात करते हैं, एक इस्लाम स्टेट की बात वो यहाँ पर कर रहे होते हैं। वो इस प्रकार से भाव पैदा करते हैं लोगों में, मुसलमान जो युवक होते थे उसमें एक अलग तरह का भाव पैदा करते हैं, और वो कहते हैं कि आप कुछ अलग हो, आप वो नहीं हो जो और है, आप दूसरों से अलग हो। और वो कहते हैं कि हम एक नया स्टेट बनाएंगे जो होगा पूरा मिडिल ईस्ट पूरा होगा, हिंदुस्तान होगा, सबको मिला के हमें एक नया बनाएंगे। तो इस प्रकार से विचार देते हैं 1910 में वो तराना ए मिल्ली में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, तराना ए मिल्ली ये पढ़ लीजिए आपको, और ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। इनकी जो कविताएं थी और कविता में जिस प्रकार से उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही, इनसे प्रभावित होकर इनको नाइटहुड की भी उपाधि दी जाती है। 1922 में नाइटहुड की उपाधि दी जाती है सरकार के द्वारा। या हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन का सपोर्ट करने के लिए, जो इंग्लैंड था इनका सपोर्ट करने के एवज में भी इनको ये उपाधि दी गई थी। ऐसा नहीं कि इन्होंने अच्छा काम किया, वो तो एक कारण हो सकता है, लेकिन जो रियल कारण है वो है मुसलमान का जो समाज था उसमें युवाओं को एक अलग ही तरह की भावनाएं उनमें पैदा कर रहे थे, और ब्रिटिश साम्राज्य था उसका समर्थन इनके द्वारा किया जाता है। तो इन्हीं से प्रभावित होके इनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। तो नाइटहुड की उपाधि उन्हीं को दी जाती थी जो इनका समर्थन करते थे। 1909 में एक सिक्वा की रचना होती है, सिक्वा शायद ऐसा होगा, ये सिक्वा की रचना इनके द्वारा की जाती है, और उसमें वो ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुसलमानों की इतनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति क्यों की। तो 1909 में ये पब्लिश होते हैं, इसी में वो रचना करते हैं जिसमें मुसलमानों की आर्थिक स्थिति के लिए खुदा से शिकायत करते हैं। इनकी एक बुक है 6 लेक्चर्स ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, आर्थिक चिंतन की नव व्यवस्था के संबंध में 6 व्याख्यान। अब इनके कुछ आइडियाज़ देख लेते हैं, क्या क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले वो बात करते हैं राजनीति में धर्म की प्रधानता। उनके 1910 के बाद के आइडियाज़ देख रहे हैं, जहाँ पर वो बात करेंगे राजनीति में धर्म की प्रधानता, यानी वो धर्म की प्रधानता को स्वीकार कर रहे हैं, और इसी आधार पर उन्होंने एक पृथक राज्य की मांग भी दी। पृथक राज्य की जो मांग है, उन्होंने सबसे पहले 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन होता है, उसमें वो अध्यक्षता कर रहे होते हैं, और उसी में एक विचार दिया जाता है इन्हीं के द्वारा कि मैं पंजाब को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, सिंध और बलूचिस्तान को एक संयुक्त राज्य के रूप में देखना चाहता हूँ। यानी यहीं से इनको पाकिस्तान का विचार इन्होंने यहीं पर दिया था 1930 में, और पाकिस्तान में इसी को कहा जाता है आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान का विचार दिया था, आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया था। ऐसी बातें पाकिस्तान में अभी भी की जाती है। तो पाकिस्तान का विचार देते हैं 1930 में। हालांकि जो पाकिस्तान जो शब्द है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था 1933 में। इनके विचार जैसे मैंने बात किया था कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। इनका मानना है कि राजनीति धर्म के बिना नहीं हो सकती, धर्म ही राजनीति है, राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो
नैतिकता से अलग करने की बात कर रहे थे यूरोपीय राष्ट्रों में। और सबसे पहले मैकियावेली की बात हम करते हैं द प्रिंस में, जो वो बात करते हैं कि राजनीति और नैतिकता को अलग होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मोहम्मद इकबाल इनको कहते हैं शैतान का संदेशवाहक। मैकियावेली को शैतान का संदेशवाहक कहा क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रों में भौतिकतावादी संस्कृति का प्रसार शुरू हो जाता है। जो भौतिकतावादी संस्कृति होती है उसका प्रसार वो लगातार बढ़ता जाता है और इसकी आलोचना इनके द्वारा की जाती है। और इसी संदर्भ में वो मैकियावेली को भी कहते हैं शैतान का संदेशवाहक। उनका मानना है कि सरकार को धर्म पर आधारित होना चाहिए। एक सरकार होती है उसके बनने का आधार होना चाहिए धर्म। धर्म से भावात्मक एकता स्थापित होती है और जो एक सरकार होती है, एक व्यवस्था होती है, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था होती है, उसको रेगुलेट या उसका संचालन, उसका नियमन शरीयत कानून के अनुसार ही होना चाहिए। वो कहते हैं धर्म का पालन करना ही नैतिकता। जब हम धर्म का पालन कर रहे होते हैं तो हम नैतिक होते हैं। और जब हम नैतिक कब होते हैं? जब हम शरीयत कानून का पालन कर रहे होते हैं। धर्म यानी जब हम शरीयत कानून का पालन कर रहे होते हैं तब हम नैतिकता का पालन कर रहे होते हैं। और नैतिकता का महत्व है समाज में, एक राजनीति में होना चाहिए। हम कभी भी इसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि धर्म से एक एकता स्थापित होती है। और धर्म हमें बताता है कि यदि हम सभी एक हैं तो जितनी भी समस्याएं होती है, राजनीतिक समस्याएं होती है, सामाजिक समस्याएं होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, तो उनका समाधान किया जा सकता है यदि हम शरीयत कानून को फॉलो करते हैं। तब हम अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं और यानी दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं उसी समय हम नैतिकता का पालन कर रहे होते हैं। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक भावात्मक एकता स्थापित होती है। हम इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं एक दूसरे से और हमारे बीच की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए राजनीति में धर्म होना ही चाहिए। धर्म के बिना कोई भी राजनीति नहीं हो सकती। इसलिए वो यूरोप में जो संस्कृति चल रही थी, भौतिकतावादी संस्कृति चल रही थी और जहाँ पर राजनीति को धर्म से अलग किया गया था, उसका विरोध करते हैं और मैकियावेली का भी विरोध करते हैं। उन्होंने कहा यूरोपवासी धन और सत्ता के लिए पागल हो रहे हैं। इस्लाम ही एक ऐसा है जो सच्चे जीवन मूल्यों का निर्माण कर सकता है। उन्होंने भारतीय मुसलमानों में ये भावना भरी कि उनकी पृथक भूमिका है, ये मैंने आपको बताया था। और इसी को कहते हैं राज्य की धर्मतंत्रीय संकल्पना। जब राजनीति को धर्म से जोड़ा जाता है तो उसी को हम कहते हैं राज्य की धर्मतंत्रीय संकल्पना, जिसमें एक राज्य का संचालन, एक राज्य की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था धर्म के नियमों के अनुसार चलती है, शरीयत के कानूनों के अनुसार चलती है। तो उसको हम कहते हैं राज्य की धर्मतंत्रीय संकल्पना। वो बात करते हैं राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। वो बात करते हैं आध्यात्मिक लोकतंत्र का। आध्यात्मिक लोकतंत्र जहाँ पर सभी लोग एक होंगे। जब शरीयत का पालन कर रहे होते हैं तो वो नैतिकता का पालन कर रहे होते हैं। ऐसे में ऐसे लोग आध्यात्मिकता का विकास होगा उसमें। और ऐसा होने पर लोकतंत्र जो होगा, जो लोकतंत्र बनेगा वो होगा आध्यात्मिक लोकतंत्र। और इसी का समर्थन इनके द्वारा किया गया। तो वही राजनीतिक लोकतंत्र होता है जिसको हम लिबरल डेमोक्रेसी भी कहते हैं वर्तमान में, और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसका वो समर्थन नहीं करते हैं। वो कहते हैं हीरो वर्शिप का वो समर्थन करते हैं। हीरो वर्शिप यानी नायक पूजा, नायक पूजा का वो समर्थन करते हैं यहाँ पर। और वो आगे कहते हैं कि स्त्रियाँ पुरुषों के समान नहीं है, उसमें कुछ तो विभिन्नता है। राजनीतिक व सामाजिक जीवन है वो पुरुषों के लिए बना है, उसमें महिलाओं को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पार्टिसिपेशन वो महिलाओं का है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अपने विचारों के द्वारा बार बार वो ऐसा नहीं करने के लिए
प्रोत्साहित भी करते हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति और सामाजिक जीवन में भाग नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि शरीयत कानून के अनुसार राज्य व्यवस्था का निर्माण तो करना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम हमें धर्म के अनुसार बनाना चाहिए, शरीयत कानून के अनुसार, लेकिन यदि वर्तमान में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ कंटेम्प्रेरी पीरियड हमारा समकालीन जो समय है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उनके समाधान के लिए हम इसमें थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं, समय अनुसार थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है इसमें। तो ये इनके विचार थे, धर्म और राजनीति से संबंधित विचार थे, जिसमें वो धर्म और राजनीति को एक ही मानते हैं और राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। आगे वो विचार देते हैं राष्ट्रवाद से संबंधित उनके कुछ विचार हैं। राष्ट्रवाद का वो समर्थन नहीं करते हैं, राष्ट्रवाद का वो समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि जो यूरोप था, यूरोप के बारे में आप थोड़ा सुनिए। उन्होंने अपने हित के लिए, निजी हित के लिए राष्ट्रवाद का जो विचार वो दिया था, क्योंकि 15वीं शताब्दी से पहले देखिए आप राष्ट्रवाद नहीं था और जो सीमाएं थी उनकी सुरक्षा का आधार भी अलग होता था। तो अपनी सीमाएं हैं, अपनी एक राज्य की सीमाएं हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए वो राष्ट्रवाद की अवधारणा लेके आते हैं, जिससे सभी लोगों में एकता का भाव आ जाए, उनमें ये भाव आ जाए कि हम सभी समान हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या कलर के आधार पर या कोई भी कारण हो सकता है, उनके आधार पर एक जगह उनको एकता लाने का प्रयास किया गया था। लेकिन उसका आधार क्या था? उसका इंटरेस्ट था, जो रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उनका हित ही होता था। लेकिन उन्होंने इसी आधार पर भौगोलिक सीमा का निर्धारण तो किया। राष्ट्रवाद के आधार पर हम नेशनल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट समझते हैं वो इसी आधार पर बना हुआ है। राष्ट्रवाद की अवधारणा के आधार पर या नेशन स्टेट का निर्माण होता है जिसमें भौगोलिक सीमाएं होती है। जैसे ये यूरोप हो गया, उसमें कई देश हो गए, इनके बीच में भौगोलिक सीमाएं हैं। तो यदि राष्ट्रों के बीच में भौगोलिक सीमाएं होती है तो उनमें कभी भी एकता स्थापित नहीं हो सकती। मोहम्मद इकबाल का मानना है कि यदि राज्यों के बीच में सीमाएं होगी और राष्ट्रवाद जहाँ पर होता है, नेशन स्टेट जहाँ पर होगा, वहाँ पर राज्यों के बीच में हमें सीमाएं देखने को मिलती, और जहाँ पर राज्यों के बीच में सीमाएं होगी उनके बीच में एकता स्थापित नहीं हो सकती। वहीं पर मोहम्मद इकबाल एक ऐसा इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, इस्लामिक एकता की वो बात कर रहे थे, एक ऐसी एकता की बात कर रहे थे जहाँ पर इस्लाम को मानने वाले एक होंगे, उनका एक राष्ट्र होगा, यानी वैचारिक आधार पर राष्ट्र होगा, सीमाओं के आधार पर नहीं। और यदि हम यूरोपीय राष्ट्रवाद को मानते हैं तो यूरोपीय राष्ट्रवाद को मानने का अर्थ ये भी है कि राज्यों के बीच में सीमाएं होगी, और जब राज्यों के बीच में सीमाएं होगी तो उनके बीच में एकता स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो राष्ट्रवाद आया था वो कोई भाषा के आधार पर बनता है, कोई धर्म के आधार पर बनता है, या कोई नस्ल के आधार पर बनता है। तो उनका आधार अलग अलग होता है, तो उसमें एकता स्थापित नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इकबाल यहाँ पर इस्लामिक एकता की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और यदि हमें इस्लामिक एकता चाहिए तो राष्ट्रवाद का खंडन हमें करना ही होगा। राष्ट्रवाद का जब हम खंडन करेंगे तभी एक इस्लाम का जो विचार है वो उभर के आएगा। सभी लोग इस्लामिक राष्ट्र के आधार पर अपने आप को यूनाइट करेंगे, और इसी आधार पर वो कहते हैं इस्लामिक विश्ववाद का वो कॉन्सेप्ट देते हैं। इस्लामिक विश्ववाद का कॉन्सेप्ट इसी कारण देते हैं कि राज्यों के बीच में कोई सीमाएं नहीं होगी, और राज्यों के बीच में सीमाएं नहीं होगी तो उनका जो आधार है, एक इस्लामिक जो आधार उन्होंने दिया था, उसका जो विचार है वो होगा एक इस्लाम विचार के आधार पर, ना कि कोई सीमा, ना कि कोई जाति, ना कि कुछ कलर या अदर नस्ल, इसका आधार नहीं, केवल एक इस्लाम धर्म के आधार पर सभी लोग अपने आप को यूनाइट समझेंगे। इसी को कहा गया इस्लामिक विश्ववाद। कोई भौगोलिक सीमा नहीं होगी, इस्लाम को मानने वाले सभी एक होंगे। राष्ट्रवाद में भौगोलिक सीमाएं होती है जैसे यूरोप में होती थी, लेकिन इस्लामिक विश्ववाद में कोई सीमा नहीं होगी। जहाँ पर
यदि इस्लामिक राज्यों में सीमा होती है तो एकता स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कई राज्य होते हैं, इनके बनने का आधार अलग अलग होता है, तो कभी भी इनको यूनाइट नहीं किया जा सकता। और यदि हम एक ही आधार मानते हैं, इस्लाम के विचार को हम मानते हैं, तो जो भी आइडिया इनको मानता है, इस्लाम के विचार को मानता है, उसको हम यूनाइट कर सकते हैं, उसमें हम एकता को स्थापित कर सकते हैं। और जब हम एकता को स्थापित करेंगे तो सभी समान होंगे, कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई जाति नहीं होगा, कोई ब्लैक नहीं होगा, कोई वाइट नहीं होगा। इसके आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। तो ये विचार थे इनके इस्लामिक विश्ववाद से संबंधित, यानी वो राष्ट्रवाद का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद के आधार पर एकता को स्थापित नहीं किया जा सकता, और एकता को स्थापित करना है तो हम राष्ट्रवाद को नहीं मान सकते, क्योंकि वो बात कर रहे हैं यहाँ पर इस्लामिक विश्ववाद की, इस्लामिक यूनिवर्सलिज्म की वो बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे इनके कुछ विचार और है, पूंजीवाद से संबंधित भी कुछ विचार देते हैं, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं होते इनके विचार, केवल आइडियाज़ दे देते हैं और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं देते। तो इसका कोई वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं है, साइंटिफिक एनालिसिस वो नहीं करवाते हैं। ये कहते हैं कि पूंजीवाद जैसे यूरोप में आया, ऐसा ही यदि अलग राज्यों में भी आएगा, और आ भी रहा है, तो पूंजीपति लोग है वो पूंजीपति जो लोग हैं उनकी जो आय है लगातार बढ़ती जाएगी, जो गरीब है वो लगातार गरीब होता जाएगा। तो इनके बीच में जब असमानता अधिक हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा कि असमानता अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगी, तो उस समय एक क्रांति होगी। तो यहाँ पर ये क्रांति की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। पूंजीवाद का जो इनका विचार है वो मानवतावादी विचार है कि सभी लोग हैं वो सभी एक समान है, सभी ईश्वर की संतान है, और जितनी भी वो संपत्ति होती है वो अल्लाह की संपत्ति है, सारी संपत्ति अल्लाह की है, ये पूरा स्टेट है, सब कुछ अल्लाह का है। तो जब सारा संपत्ति अल्लाह की है तो कोई भी व्यक्ति विशेष इस पर अपना अधिकार का दावा नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि ये हमारी भूमि है, यानी कोई भी व्यक्ति मोनोपोली नहीं कर सकता, एकाधिकार की बात नहीं कर सकता यहाँ पर। तो ये मानवतावादी विचार होते हैं, और यहाँ पर वो संपत्ति का जो सेंट्रलाइजेशन होता है इनका विरोध कर रहे होते हैं, व्यक्ति को संपत्ति पर एकाधिकार नहीं करना चाहिए। ये इनके कुछ विचार थे पूंजीवाद से संबंधित, जो कि साइंटिफिक तो नहीं है, लेकिन मानवता से संबंधित विचार अच्छे हैं। इन्हीं को कहा जाता है पाकिस्तान स्पिरिचुअल फादर अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। तो ये विचार थे पाकिस्तान के निर्माण का, इन्होंने कुछ विचार दिया था। तो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आएगा, इनका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आप देखिए, जो हम बात कर रहे हैं विभाजन की, जब हम बात कर रहे हैं वैचारिक आधार की बात करें, तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल इन्हीं का योगदान होता है, मुस्लिम लीग का ही केवल योगदान होता है। कट्टरपंथी दोनों तरफ होते हैं, हिंदू में भी कट्टरपंथी थे, मुस्लिम में कट्टरपंथी थे। तो ये जो हम डिवाइडेशन देखते हैं, किसी एक की भूमिका नहीं थी, दोनों की भूमिका थी। हो सकता है एक की भूमिका 60% हो तो दूसरे की भूमिका 40% हो। ऐसे लोगों की भारत में भी कमी नहीं थी जो कि हिंदू राष्ट्र की बात उस समय कर रहे थे, और मुसलमानों में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो कि मुसलमान राष्ट्रों की बात कर रहे थे। तो जब दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा तो ऐसी संभावना बनती है, इसको रोका नहीं जा सकता।